आगे बढ़ेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों में यूपी की अहम भागीदारी। अलग अलग प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनावों में यूपी की भागीदारी। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रमुख स्टार प्रचारक के तौर पर करेंगे प्रचार। यूपी के बड़े चेहरों को बनाया जाएगा चुनाव में प्रभारी और सह प्रभारी। तो राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिल सकती है राजस्थान चुनाव में जिम्मेदारी। तो वहीं मंत्री स्वतंत्र देव को मध्य प्रदेश के चुनाव में लगाया जा सकता है। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया को मिली है मध्य प्रदेश के सह प्रभारी की जिम्मेदारी। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री स्वतंत्र देव को बिहार के कुछ लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी मिली है। तो देखिए, आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों को और कई प्रमुख चेहरों को तमाम राज्यों की जिम्मेदारी दे सकते हैं। और देखिए, अभी जो इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया को मध्य प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मिली है। तो मंत्री स्वतंत्र देव को बिहार के कुछ लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों में यूपी की अहम भागीदारी रहने वाली है, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जगह जगह स्टार प्रचारक के तौर पर पहले नंबर पर आते हैं, तो वहीं लगातार तमाम प्रदेशों में प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो यूपी के बड़े चेहरों को बनाया जाएगा चुनाव में प्रभारी और सह प्रभारी। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में तमाम बड़े चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो माना जा रहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को राजस्थान की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं स्वतंत्र देव सिंह को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी। तो देखिए, फिलहाल अभी जो प्रभाव बनाए गए हैं, जिन प्रदेशों की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी आपको बता रहे हैं। तो लगातार विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव जो तमाम राज्यों में होने हैं, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है। और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अहम चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी प्रदेशों की मिल सकती है। बड़ी भागीदारी प्रदेशों में देखी जा सकती है, जिसमें सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि स्टार प्रचारक के तौर पर तमाम राज्यों में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है और मैदान में उतर रही है। और इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव देखिए होने हैं, और इसे लेकर उत्तर प्रदेश की भूमिका जो रहने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तमाम बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी प्रदेशों की। निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के पहले तमाम ऐसे बड़े राज्य हैं, चाहे राजस्थान की बात करेंगे, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तमाम ऐसे बड़े राज्य हैं जिनमें विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसमें माना जाए कि उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। तमाम, हम चाहे स्टार प्रचारकों की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। और लगातार चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हिंदी भाषी राज्यों की बात करेंगे, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, चाहे आप दक्षिणी भारत की बात करेंगे, हर जगह उनका नाम चलता है, हर जगह उनकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि प्रभार के तौर पर अगर ज्यादा प्रमुख चेहरों की अगर आप बात करेंगे, तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने संगठन में बड़े पद पे काम किया है, साथ ही साथ सरकार में एक बड़े मंत्रालय के रूप में काम किया है, उनको अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप बता दूं, उसमें सबसे प्रमुखता से अगर नाम देखेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य, जो कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री है। और 2017 का आप जान सकते हैं, जब उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश में यूपी में जब बीजेपी की प्रचंड बहुमत सरकार बनी थी, 325 सीटें वहां पे जीत के उन्होंने एक इतिहास रचा था। उस समय उत्तर प्रदेश की कमान बतौर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के पास थी। तो उसमें और स्वतंत्र देव सहरा के जो सिंह है, इन लोगों के नाम पे भी चर्चा चल रही है कि इनको राजस्थान और मध्य प्रदेश की कमान दी सकती है। माना जा रहा है हिंदी भाषी राज्य है, और उसमें आने वाले समय में। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
वहीं यूकेएसएससी पेपर लीक केस में ईडी की एंट्री। बिजनौर के धामपुर में केंद्रपाल के घर ईडी की छापेमारी हुई है। पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड था नकल माफिया केंद्रपाल, तो ईडी ने केंद्रपाल के घर और बैंक खातों को खंगाला है। ईडी की निगरानी में है नकल माफिया, तो केंद्रपाल की पत्नी देहरादून जेल में बंद है। नकल माफिया केंद्रपाल। तो वहीं रामनगर में चंदन मनराल के घर भी छापेमारी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको दे रहे हैं। लखनऊ में राजेश चौहान के घर भी ईडी का छापा देखने को मिला है। तो यूकेएसएससी पेपर लीक मामला, जहां कई लोगों के नाम उजागर हुए और उसके बाद देखिए गिरफ्तारियां हुई, बड़ी कार्रवाइयां हुई, जिसके बाद अब ईडी की एंट्री इस पूरे मामले पर हो चुकी है। और ईडी जो पूरा मास्टरमाइंड था इस नकलबाजी का, उसके घर छापेमारी हुई है। केंद्रपाल के घर ये छापेमारी। और अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही फैजल हमारे संवाददाता बिजनौर से जुड़ चुके हैं। सुदीप, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि जिस तरह से यूकेएसएससी में जिस तरह से पूरा नकल का तांडव देखने को मिला था, कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी। अब इस पूरे मामले पर ईडी की एंट्री हो चुकी है और देखिए ईडी मास्टरमाइंड के घर पहुंची, छापेमारी हुई। इस दौरान क्या कुछ निकलकर बात सामने आ रही है? जी देखिए, उत्तराखंड में पेपर लीक की जो जांच शुरू हुई, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर शुरू हुई। सबसे पहले बेरोजगार संगठन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला था, जिसकी मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह को इस मामले की जांच दी। और अजय सिंह जब एक्शन में आए तो उसके बाद नकल माफिया केंद्रपाल, हाकम सिंह, चंदन मनराल और राजेश चौहान, प्रिंटिंग प्रेस मालिक लखनऊ, ये सब रडार पर आए और कार्रवाई शुरू हो गई। ये प्रकरण अभी जारी है। इसमें आरोपी जो छात्र व पेपर लीक कराने में लोग शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। महत्वपूर्ण अपडेट ये है, ये खबर सबसे पहले न्यूज़ ऑन इंडिया ने ब्रेक की कि ईडी ने पुलिसकर्मी पुलिस लाइन से लिए हैं। इसके बाद एक अपडेट बिजनौर से आया कि बिजनौर में केंद्रपाल की पत्नी के घर ईडी पहुंच चुकी है। परंतु अब एक नया अपडेट है इस पूरी खबर में, और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि यूकेएसएससी पेपर लीक के पूरे इंटायर नेटवर्क पर ईडी ने रेड की है। ईडी की टीम चंदन मनराल के यहाँ रामनगर पहुंची है। लखनऊ में राजेश चौहान, जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जिसे कुछ दिनों पूर्व जमानत मिल चुकी है, उसके घर पहुंची है। और उत्तरकाशी का जो नकल माफिया है हाकम, वहां तक भी ईडी पहुंची है। यानी आज की ये सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए कि पेपर लीक मामले में अब सीधे ईडी की एंट्री हुई है। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय पैसे की चेन निकालेगा। इन पैसे का कहां इस्तेमाल हुआ, क्या हवाला हुआ, या इसमें कौन अन्य लोग शामिल थे, इसकी एक विस्तृत जांच होगी। क्योंकि जांच से जुड़े कई कर्मचारी हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि इस पूरे एपिसोड की, इस पूरी कार्रवाई की बीते 3 दिनों से तैयारी चल रही थी, जिसको आज एग्जीक्यूट किया गया। जी बिल्कुल सुदीप, और इसकी जरूरत भी थी। लगातार जिस तरह से ये पूरा पेपर लीक मामला आया था, उसके बाद तमाम सवाल भी खड़े हो रहे थे और इस सवालों के बीच ईडी की एंट्री होना, कहीं ना कहीं जो लोग इसको लेकर कह रहे थे कि सीबीआई की एंट्री होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन देखिए अब इसकी तह तक पहुंचने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ठीक है सुदीप, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ फैजल भी जुड़े हुए हैं। फैजल, देखिए बिजनौर के धामपुर में केंद्रपाल के घर पर ईडी की छापेमारी हुई है, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? कहा जा रहा है कि कुछ दस्तावेज और कुछ चीजें मिली हैं वहां से ईडी को। बात और है तो बिजनौर में सबसे पहले, अगर यूपी में सबसे पहले न्यूज़ ऑन इंडिया तस्वीरों के साथ खबर दिखा रहा है। अगर बात की जाए केंद्रपाल के घर ईडी का छापा लगा है, तो उससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार अगर मीडिया कर्मी ईडी कर्मचारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका साफ कहना है पहले हम कार्रवाई करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे क्या मिला। लेकिन फिलहाल जो ईडी ने छापामारी की है और जो केंद्रपाल की पत्नी है उसे अपनी निगरानी में रख रखा है, जितने खाते हैं उनकी जांच चल रही है। फिलहाल यही जानकारी मिली है कि सारे खाते सीज करे जाएंगे और उनकी जांच चलेगी कि पैसा कहां इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन लोग इस चीज में जुड़े हुए हैं। बड़ा खुलासा यूपी में होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्रपाल से कई लोग जुड़े हुए थे। यूकेएसएससी का बड़ा पेपर लीक मास्टरमाइंड कहा जाता है केंद्रपाल को, तो बड़ी छापामारी और बड़ा हड़कंप मचा हुआ है प्रशासन में, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी का छापा एक अपना आप में यूके और यूपी में बड़ी खबर दर्शा रहा है और बड़ा ही मामला सामने आया है। इसलिए ईडी ने बिजनौर में, धामपुर में छापामारी की है।
ठीक है फैजल, लौटूंगी आपके पास। लगातार सुदीप हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए रामनगर में चंदन मनराल के घर भी पहुंचती है, छापेमारी होती है ईडी के द्वारा। इस दौरान क्या घर वालों से भी पूछताछ की जाती है, सवाल जवाब किए जाते हैं, और क्या केंद्रपाल से भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं? केंद्रपाल जेल में बंद है और सुबह 5:30 बजे पुलिस लाइन देहरादून से जब पुलिस कर्मियों को लिया गया, क्योंकि इस प्रकार की रेड डिस्क्लोज नहीं की जाती है और कई पुलिस कर्मियों के फोन स्विच ऑफ करा दिए गए, परंतु हमारे सोर्सेज ने बताया कि ईडी ने पुलिस कर्मियों को लिया है, कुछ बड़ा होने वाला है। हम इस खबर को फॉलो कर रहे थे। जहां तक तकनीकी रूप से समझने की आवश्यकता है, ईडी भारत सरकार की केंद्र की एजेंसी है और पूरे देश में काम करती है। इसको प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। इन्फोर्समेंट इसका काम है। देखना ये होगा हमारे सोर्सेज, और अभी थोड़ी देर बाद क्या अपडेट करते हैं कि आखिर आज इस बड़ी रेड के पीछे वजह क्या है। क्योंकि रामनगर में भी टीम है, बिजनौर में भी टीम है, लखनऊ में राजेश चौहान के घर भी ईडी पहुंची है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। तो इस पूरे नेटवर्क से आखिर क्या खंगालना चाहती है, वो किस नतीजे पर पहुंचना चाहती है। क्योंकि नकल माफिया हाकम जो एक साधारण सा नेता होता था, एक ब्लॉक स्तर का, वो रातों रात इतने पैसे कमा गया कि उसने रिजॉर्ट बना लिए। बड़े बड़े अफसर नेता उसके यहाँ सलाम ठोकने जाने लगे। यूके में जो वो चाहता था वो होता था। तो इस पूरे नेटवर्क के पीछे जो ईडी की जांच के बिंदु हैं, ईडी क्या जानना चाहती है, क्योंकि इनकी संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। मनराल का स्टोन क्रशर सीज हो चुका है। राजेश चौहान की जो प्रिंटिंग प्रेस है, उसके भी जो वित्तीय यानी कि जो उसके द्वारा अर्जित संपत्ति है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। तो प्रश्न यही है कि व्हाट इज नेक्स्ट, यानी ईडी अब आगे क्या चाहती है, जिस लाइन पर वो काम कर रही है। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए। फैजल भी जुड़े हुए हैं। फैजल, देखिए लगातार सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर ईडी को ऐसी क्या जानकारी मिली जिसके बाद ये पूरी छापेमारी देखने को मिल रही है। वहां पर चूंकि आपने कहा कि पत्नी से भी पूछताछ की गई है, कहीं ना कहीं सवाल जवाब उनसे भी किए गए, खातों को खंगाला गया है, दस्तावेजों को खंगाला गया है। देखिए, अगर बात की जाए बिजनौर के धामपुर में, तो लगातार जैसे सवेरे होता है और ईडी के छापे की सूचना लोगों को मिलती है, और न्यूज़ वन इंडिया लगातार दिखा रहा है, कहीं ना कहीं हर खबर, हर अपडेट दिखा रहा है। तो उसका सीधा प्रसारण यही है, हमारा काम यही है कि सीधे जानकारी लोगों को मिले, पता चले कि ईडी की छापेमारी क्यों की गई है। जी, बड़ी बात यह है क्योंकि ये केंद्र की निगरानी में आती है और केंद्र सरकार के ही लिए काम करती है ईडी। तो बड़ा मामला यह है कि जो केंद्रपाल है वो मास्टरमाइंड है यूके एसएससी पेपर लीक मामले में, और उसके घर अगर ईडी का छापा मारा किया जा रहा है तो बड़ा सवाल यही है, क्योंकि पुलिस ने पहले तो सब कुछ बरामद कर लिया, सब चीजें जब्त कर ली, तो आखिर क्यों, और आखिर ईडी कहाँ पहुंचने जाती है, ये सवाल तो तभी पता चल पाएगा जब ईडी पूरी जानकारी ले लेगी और फिर वो जानकारी दे के जाएगी पत्रकारों को कि ये हमें मिला है, ये जानकारी हमें दी गई है और हमें ये मामले में हम जानकारी लेना आए थे। तो ये तो जब भी पता चल पाएगा जब पूरी छापामारी हो जाएगी ईडी की। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ईडी की ये कार्रवाई, ये छापेमारी लगातार जारी है, और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आपको दे रहे थे किस तरह से भी छापेमारी की गई है। बैंक खातों को खंगाला गया, दस्तावेजों को खंगाला गया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात मेरठ की करेंगे, जहां पर सीनियर वकील का सेक्स टेप कांड मामला सामने आया है। जहां पर सीनियर वकील रमेश चंद गुप्ता के सेक्स टेप का मामला, इंसाफ को भटकती पीड़िता, पुलिस रिकॉर्ड में किडनैप नाबालिग पीड़िता को दबाने के लिए सेटिंग का खेल चला। तो बीजेपी नेता अरविंद मारवाड़ी ने दर्ज कराया फर्जी केस। तो पीड़िता के मौसेरे भाई से लिखवाया किडनैप का फर्जी केस। तो वीडियो वायरल होने पर बीजेपी नेता ने रची थी साजिश। बीजेपी नेता के इशारे पर दौराला में फर्जी केस दर्ज हुआ। पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए लिखा गया था फर्जी मुकदमा। केस दर्ज करके गश्ती जारी करना भूली पुलिस, तो थाने में भी नहीं चस्पा की गई नाबालिग की गश्ती। तो केस का वादी आरोपी बीजेपी नेता के संपर्क में है। अध्यक्ष रमेश चंद गुप्ता का सेक्स टेप का मामला वायरल हुआ है, जिसके बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। बार काउंसिल की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, फिलहाल हमारे साथ मेरठ बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, क्या कार्रवाई की जा रही है, और दूसरी बात है कि जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सब चीज़ें उस लड़की ने हमारे यहाँ एप्लीकेशन भी दी थी। वो एप्लीकेशन की फ़ोटो स्टेट कॉपी करा के हमने उसको दी थी और कहा था कि इसका जवाब दीजिए आप। उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर कल एक अपना इस्तीफ़ा बार में के कार्यालय में
भेज दिया। जब हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो उसमें हमने उसको बार की सदस्यता समाप्त कर दी और बार की सदस्यता समाप्त करते ही उसका ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट के पद भी खत्म होगा। सर, जो ये लड़कियां हैं, ये कौन लड़कियां हैं, क्या प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या इनके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? जो उन्होंने एप्लीकेशन मुझे दी है उसमें लिखा है कि इन्होंने किसी पेपर में वैकेंसी निकाली थी क्लरिकल जॉब की अपने ऑफिस के लिए। उसमें उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और उनका अपॉइंटमेंट कर लिया और उनकी सैलरी फिक्स कर दी। उससे वो आती रहीं, इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में उनके साथ रहीं, उनका काम करती रहीं। उन्होंने सेकंड सैटरडे में किसी डेट में अपने घर ऑफिस में बुलाया, क्योंकि सेकंड सैटरडे को कचहरी बंद रहती है। और वहाँ पे उस लड़की ने लिखा है कि मुझको कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिलाया और जब मैं होश में आई तो मेरे वस्त्र अस्त व्यस्त थे और उन्होंने मेरी वीडियो वगैरह बनाई। सर, कहीं ना कहीं जो ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं उसके साथ साथ अगर कहीं देखा जाए तो छवि धुंधली करने का काम किया है वार की भी। दूसरी बात अगर देखा जाए तो इस तरह का जो कृत्य है वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। उसको लेकर के क्या होना चाहिए? वहीं इनके जो भाजपा नेता हैं, वो इनके भांजे हैं, वो इस वक्त पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। जो बच्ची हैं वो परेशान है, उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करके वायरल की हैं कि आत्महत्या कर लेंगी। इस तरह की 2 लड़की अभी तक सामने आई। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना ये है कि प्रशासन को किसी भी नेता के प्रेशर में नहीं आना चाहिए और जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनका विवेचना करनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मेरठ में भाजपा नेता के मामा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके चलते उनकी सदस्यता रद्द करने की बात कही जा रही है। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बच्चियों की वीडियो है वो वायरल हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी शर्मनाक घटना है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त दबाव बनाने में जुटी हूँ। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 27 तारीख को मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक उस बच्ची का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और अधिक जानकारी के साथ अतुल शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, अभी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा की जा रही है? अतुल, देखिए, मेरठ के भाजपा नेता के मामा का मामला है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं रमेश चंद्र गुप्ता, जिनका वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरह से वो अपनी क्लर्क जो लड़कियां हैं उनके साथ कृत्य करते हुए, अश्लील हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद उन्हीं के द्वारा एक मुकदमा दर्ज करवाया जाता है 27 तारीख को। उसके लेकर के अभी तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस का कहना है कि जो बच्ची है उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन बच्ची लगातार डाक के माध्यम से ऑडियो रिकॉर्ड करके अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगा रही है। वहीं देखा जाए कुछ दिन पहले एक वकील की और हत्या हुई है। अभी दिन दहाड़े, दिन निकलते ही गोली मारकर हत्या की गई थी। और उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस से उस अंजलि गर्ग महिला ने भी लगातार जान की गुहार लगाई थी। और अगर मेरठ की बात की जाए तो ये बच्चियां जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उसके जो भांजा है वो भाजपा में है, महामंत्री है, जिले का महामंत्री है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वक्त पुलिस दबाव में काम कर रही है, जिसको लेकर के अगर मेरठ की बात की जाए, जो बच्ची हैं वो लगातार, उनकी वीडियो वायरल हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि गुप्ता जी ने जो हमारे साथ अश्लील हरकत की है उसकी वीडियो बना करके वायरल की है। पुलिस का फिलहाल कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया गया है। बच्ची के परिवार बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं उन्नाव के उदयकांत वाजपेयी ने आत्मदाह की धमकी दी है। बिजली विभाग से परेशान होकर आत्मदाह करने की धमकी दी। 16 जून को बताया है आत्मदाह की तारीख। तो बिजली विभाग की वसूली से परेशान करेंगे तो आत्मदाह। तो जेई निशांत यादव पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। मेरी मौत के बाद अफसरशाही जागे नहीं जागे तो मुझे नहीं पता। मेरा वीडियो जहां भी पहुंचेगा वहां अधिकारी झूठे मुकदमे में नहीं फंसाएंगे। बिजली विभाग की वसूली से परेशान होकर आत्मदाह की ये धमकी दी गई। तो उन्नाव के उदयकांत वाजपेयी ने आत्मदाह की धमकी दी। बिजली विभाग से परेशान होकर आत्मदाह करने की धमकी दी गई। 16 जून को बताया आत्मदाह की तारीख। तो बिजली विभाग की वसूली से परेशान होकर ये वीडियो बनाया जिसमें आत्मदाह की धमकी दी। उन्नाव के उदयकांत वाजपेयी ने यह आत्मदाह की धमकी दी है। विद्युत विभाग की करतूत व अफसरशाही ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं आगामी 16 जून 2023 को आत्मदाह करने जा रहा हूं।
विद्युत विभाग की वसूली से लगभग हर 5 में से एक परिवार त्रस्त है। किसी न किसी बहाने झूठे मुकदमे लिखाकर या मुकदमे का भय दिखाकर विद्युत विभाग हर जगह वसूली कर रहा है। मुझ पर भी विद्युत विभाग के वसूलीबाज जेई निशांत यादव ने बिना चेकिंग किए झूठी चेकिंग रिपोर्ट लगाकर विद्युत चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। मैंने समस्त प्रमाण व सीसीटीवी फुटेज अधिकारियों को सौंपे और वायरल भी किए, लेकिन अफसरशाही टस से मस नहीं हुई। अब मेरे पास आत्मदाह के अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं बचा है। मेरी मौत के बाद अफसरशाही जीतेगी या हारेगी या मुझे नहीं पता। विद्युत विभाग की करतूत व अफसरशाही ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं आगामी 16 जून 2023 को चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।